वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। जय भीम, जोहार, सतनाम। आप सभी मेहमानों का और दर्शकों का वॉइस ऑफ मानवता चैनल में स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम सब हाजिर हुए हैं। मैं सबसे पहले परिचय बताना चाहूंगा कि आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिताजी दाऊ नंद कुमार जी परम आदरणीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस वॉइस ऑफ मानवता चैनल में। दूसरे मेहमान हैं रोशनी मेघवाल जी, जो दिल्ली से हैं। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उनका परिचय है। ममता खरे जी, जो जमशेदपुर झारखंड से हैं। वो एक गृहिणी हैं और काफी सामाजिक चिंतक हैं। दूसरा, हमारे साथ आरती साहू जी जुड़ी हुई हैं। वो भी एक महिलाओं से संबंधित काम करती हैं। दूसरा, नमिता जी हैं, जो एक कॉलेजिस्ट हैं, जो आसाम से जुड़ी हुई हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे इस वॉइस ऑफ मानवता चैनल यूएसए में बहुत बहुत स्वागत है। आज के प्रमुख विषय में हम चर्चा करने से पहले उसके बारे में हम आप सबको बता दें कि दुनिया में वैश्विक महामारी चल रही है और इस वैश्विक महामारी में जो महंगाई की दर है, इसको लेकर हमारे घर परिवार में, समाज में बहुत ज्यादा विपरीत प्रभाव पड़ा हुआ है। और इस महंगाई की मार से हर परिवार जूझ रहा है। महंगाई की दर इतनी बढ़ी हुई है कि लोगों का जीना मुहाल है, बद से बदतर है, जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। मैं इस संदर्भ में सबसे पहले रोशनी जी के पास जाना चाहूंगा। रोशनी जी, आप दिल्ली में रहती हैं और वहाँ बहुत ज्यादा जो लोगों का जो जीवन यापन है, विभिन्न राज्यों के लोग वहाँ पे रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। और इस महंगाई की मार को आप एक गृहिणी होने के नाते किस नजरिए से देखती हैं? रोशनी जी, दिल्ली से। सर, नमो बुद्धाय। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सर, महंगाई ने हर व्यक्ति की कमर तोड़ रखी है। दिल्ली में मजदूर क्या, बिजनेसमैन क्या, पढ़े लिखे बच्चे क्या, सब परेशान हैं। किसी के पास रोजगार नहीं है, मजदूरों के पास काम नहीं है, खाने के लिए नहीं है। क्योंकि सबके लिए गैस का एक रेट है, पानी का एक रेट है, तो तेल है उसका एक रेट है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो गरीब को। इस लॉकडाउन ने लोगों की कमर तोड़ दी और इस सरकार ने बहुत फायदा उठा लिया गरीब लोगों का। गरीबों को खत्म ही कर दिया है। गरीबी ना खत्म करके गरीबों को खत्म कर दिया है। जी जी, बहुत शुक्रिया रोशनी जी। आपने संक्षेप में अपनी विस्तार से बातें कह दी है। मैं ममता खरे, जो जमशेदपुर भिलाई टाटा स्टील में जो झारखंड का राज्य है, वहां से जुड़ी हुई हैं और एक गृहिणी है। ममता जी, आप रोशनी जी की बात सुन रहे थे और जिस ढंग से जी सर। कोरोना का जो वैश्विक महामारी चला, जिसमें कई कई महीनों तक लोगों को, परिवारों को अपने घर में रहना पड़ा, तो जी सर। इस महंगाई की मार को आप एक गृहिणी होने के नाते किस नजरिए से देखते हैं? और वहां के जो राज्य में आप रहते हैं, तो वहां कितना असर पड़ा है महिलाओं के ऊपर में, कहना चाहेंगे? जी सर, मैं गृहिणी होने के नाते मैं जो असर जो पड़ा है, हमारे सिर्फ हम पर असर नहीं पड़ा है, हमारे राज्य के में उपस्थित हर एक नागरिक जूझ रहे हैं। सब जी आर्थिक व्यवस्था से इतने परेशान हैं। आर्थिक व्यवस्था से अगर हम देखा जाए तो शिक्षा से लेके मेडिकल तक हर चीज में परेशानी बढ़ गई है। यहाँ तक कि जो भी जॉब चल रहा है, यहाँ तक कि बॉस लोग तो ये नो वर्क नो पे, ऐसा ही आजकल बॉस का डिमांड हो गया है कि वर्क नहीं तो पेमेंट भी नहीं। तो इससे ज्यादा हो जा रहा है कि सारे लोग पे मतलब माइंड पे भी असर पड़ रहा है। मानसिक रूप से इंसान तनाव में डूबते चले जा रहे हैं। तो ये मतलब बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ रहा है इसका हमारे आर्थिक स्थिति में। जी। तो ये जी जो नीतियां हैं, जो सरकार की नीतियां हैं, जिसको तमाम सर्वेक्षण ये कहता है कि सरकार की नीति और नीयत फेल है, जिससे जी जो लोगों का जो जीवन है, इसको आप क्या मानते हैं? जो सरकार की जो रवैया है या उसकी जो नीति है या उसकी पॉलिसी है, इसको किस नजर से देखते हैं आप? जी सर, मेरा मानना है कि सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन जी हर तक उनका सहयोग नहीं पहुंच पा रहा है।
क्योंकि जो सरकार अपने तरफ से बहुत बहुत ही कोशिश कर रही है कि कैसे नागरिक को सहयोग दिया जाए, आगे लाया जाए, है ना? लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जो बीच में आते हैं, सहयोग के लिए राशि तो ले ली जाती है, लेकिन जरूरतमंद तक पहुंचाई नहीं जा रही है। जी तो सर इससे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है जीवन पे। सरकार तो एक्टिव है हमारे शहर की भी। जी। जी तो वहां पे जो मुख्यमंत्री है वो एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, झारखंड, मेरे ख्याल से झारखंड राज्य में आता है जमशेदपुर। जी सर। तो सरकार की जो आदिवासी गवर्नमेंट है वहां पे, वो कितना हमदर्द है वहां के आम जनता के ऊपर? सर हमदर्द क्या बोलेंगे, है सर, बहुत सहयोगी है सर, हमारे जो जी मुख्यमंत्री जी है। जी जी, बहुत शुक्रिया ममता जी। हम आपके पास फिर से लौटेंगे। जी सर। मैं आसाम राज्य की ओर जाना चाहूंगा। आसाम में नमिता जी जुड़ी हुई है, नमिता सतनामी है वो। नमिता, आवाज जा रही है? हाँ नहीं। तो जैसा कि अभी आपने दो महिलाओं की बातों को सुना, एक दिल्ली राज्य से, दूसरा झारखंड राज्य से, तो इनके कथन से कितना सहमत है? और आसाम राज्य में वहां की जो घरेलू महिलाएं हैं उसके ऊपर में इस महंगाई का कितना असर पड़ा है? सर मैं तो एक बात बोलना चाहूंगी, अभी हम लोगों के यहाँ अभी तक लॉकडाउन है। जी असम में हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट में अभी तक लॉकडाउन है। कल नया एसओपी आज आया है, उसमें कुछ नोटिफिकेशन दिए हैं, उसमें दिए हैं कि कल से 2 बजे तक खुला रहेगा जी शॉप। तो हमारे यहाँ तो अभी तक मतलब लॉकडाउन चल रहा है, और इसमें तो बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं हम लोगों को, खरीदारी करने में, फिर खाने पीने में, सबकी प्रॉब्लम हो रही है अभी। जी तो एक एक हिसाब से देखा जाए तो लॉकडाउन में आर्थिक तनाव बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा है अभी असम में। जी। तो तो दूसरा प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया नमिता, आपके पास फिर से हम लौटेंगे। मैं अभी तक तीन राज्य के इस भागीदारी को अभी हमारे परम आदरणीय दाऊदनंद कुमार बघेल जी, जो छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के पिताश्री हैं, मैं दाऊ जी आपका बहुत स्वागत करता हूं। और अभी आपने तीन राज्यों की विचारधारा को आपने सुना है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि महंगाई को लेकर सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर प्रकाश डालते हुए जो सरकार की नीति और नीयत है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं दाऊदनंद कुमार जी। अभी आजादी को 74 साल हुआ है, लेकिन जी इस 74 साल में वोट हमारा राज तुम्हारा यही चलेगा, यही चलेगा चल रहा। जी कांशीराम साहब ने इस बात को कहा था कि हमारा वोट रहेगा तो हमारा राज रहेगा। अभी दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग समाज के लोग, माइनॉरिटीज, ये सारे लोग किनारे हटा दिए गए। वो केवल वोटर हैं, अपने वोट को बेचते हैं और उनका राज स्थापित करते हैं, और वही गरीबी की गरीबी स्थापित होती है। हमारा ये कहना है, ये मानना है कि गरीबी है नहीं, बनाया जाता है। क्योंकि जो कमेरू लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनसे छीन लिया जाता है, सस्ते में माल खरीदा जाता है, महंगे में बेचा जाता है। तो आज भारत में ये सड़कें हैं, लेकिन उसमें चलने वाले लोग अमीर हैं, उसको बनाने जी वाले लोग गरीब हैं। तो हमारा आंदोलन ये है कि जो गरीब हैं वो अपने वोट को न बेचें, और हमने सोम पार्टी बनाया है, SSSOM, ST SC OBC एंड माइनॉरिटी। ये मिलकर हम राज्य कायम करेंगे और अपने वोट को बेचेंगे नहीं। और जो भूपेश मॉडल छत्तीसगढ़ में बनाया गया है, 2500 रुपये कुंटल, 2 रुपये किलो गोबर का, पक्का शेड, खरीदी के लिए पक्का शेड, इस तरह के जो भूपेश ने किया है उसको पूरे देश में हम प्रचारित कर रहे हैं। और सारे देश के किसान अब जागरूक हो रहे हैं और हक और अधिकार के लिए लड़ाई के लिए उतर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 300 से ज्यादा लोग हमारे मारे गए किसान आंदोलन में। वो केवल भाव चाहते थे, भाव बांध दो,
और कितना दोगे, ये मोदी नहीं किया और अडानी और अंबानी को बेचने की बात कही, और इसलिए आज हमारी गरीबी ज्यों की त्यों रहेगी। और मोदी इस तरह की बात को वो कहते हैं कि अडानी अंबानी के गोदाम में ले जाओ और धान को जो भाव देगा वो ले लेना। इस तरह की जो बात है जबरन, ये नॉन डेमोक्रेटिक है और इसका हम विरोध कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अभी 8 राज्यों में 900 विधानसभा में चुनाव होना है और मेरे जी पास कैंडिडेट हर लोकसभा, हर विधानसभा में गुजरात है, गोवा है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, कश्मीर है और हिमाचल है। इस सारे प्रदेशों में हमारे पर्याप्त कैंडिडेट हैं और उतना न कांग्रेस के पास है न भाजपा के पास है। लोग उत्सुक हैं और 23 अगस्त को रायपुर में के सिरपुर में भगवान बुद्ध का जहाँ निवास था छत्तीसगढ़ में, सिरपुर जी में वह कार्यक्रम कर रहे हैं और उन सब लोगों को निमंत्रित कर रहे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे लोग करीब 1000 हैं और किसी के पास इतना संख्या नहीं है, न भाजपा के पास है न कांग्रेस के पास है। और इसलिए हम किसानों का, मजदूरों का, दलित शोषित समाज का राज्य स्थापित करने जा रहे हैं, जिसका मूल्य निर्धारण वो लोग करेंगे। तो जी इसलिए आपका धन्यवाद है जो आपने मुझे अवसर दिया। और मैं उन सब चिंतकों, विचारकों को आमंत्रित कर रहा हूँ। भूपेश के बर्थडे 23 अगस्त को है और 23, 24, 25 को एक महासम्मेलन राष्ट्रीय स्तर पर हम कर रहे हैं। आप सबको आमंत्रण है। जी जी, बहुत शुक्रिया दाऊ जी। हम आपके पास फिर से लौटेंगे अगले सवाल को लेकर। रूप साहब जी उड़ीसा से जुड़ी है। रूप साहब जी, हमारी आवाज आ रही है आप तक? जी सर, आ रही है, बोलिए। आप अपने कैमरा स्टार्ट करें और हमारे स्क्रीन पे आए। जैसा कि जी सर। अभी जैसा कि अभी आपने आसाम से, जमशेदपुर से और विभिन्न राज्यों से प्रतिक्रिया सुनी। जी परम आदरणीय दाऊ नंद कुमार बघेल जी ने भी अपनी बात रखी। मैं उड़ीसा जी राज्य से आप जुड़ी हुई हैं, तो जिस ढंग से हमारा आज का जो टॉपिक है भारत में कोरोना का कार्यकाल और दूसरी महंगाई, तो जी इस महंगाई के समय में, कोरोना की काल के समय में उड़ीसा राज्य के जो घर परिवार है, जहाँ के रोज कमाने खाने वाले लोग हैं या आम जनता है, उनके ऊपर में कितना असर पड़ा है, इस पर आप प्रकाश डालें उड़ीसा से। जैसा आप भी जानते हैं सर कि उड़ीसा को काफी बैकवर्ड माना जाता है, तो जी यहाँ तो लोगों की हालत ऑलमोस्ट खराब है। जैसे आपको बघेल सर ने कहा कि गरीब होते नहीं हैं। उड़ीसा जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है, पर यहाँ का जितना नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको यहाँ से ड्रेन आउट करके ले जा करके जो बनिया हैं वो प्रॉफिट कमाते हैं और जो इसके असली हकदार हैं वो वहीं के वहीं पड़े रह जाते हैं। इसका मतलब जो कंपनी चला रहा है वो तो अमीर हो रहा है, लेकिन जो कंपनी को बना रहा है वो आज भी वहीं के वहीं गरीब है। तो गरीबी कहीं से आई नहीं है, ये जानबूझकर लाया गया है। और जैसे उन्होंने कहा कि अगर लोग सक्षम हो जाएंगे, उनके पास खाना पीना सफिशिएंट, पहनना, हर चीज की सुविधा हो जाएगी, तो वो लोग सरकार से क्वेश्चन करना चालू करेंगे। और यही सरकार चाहती नहीं है, ये पिछली सरकार भी नहीं चाहती थी, ये अब की सरकार भी नहीं चाहती है कि लोगों के दिमाग में क्वेश्चन पैदा हो। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो जी, आप बोलें, अपनी विचार रखें आप। जी। तो ये जो आज आप देख रहे हैं ये कोरोना काल की वजह से नहीं है, मैं इसको लॉकडाउन की वजह से हमारे देश में। हेलो, दोबारा जुड़ जाएंगे। एक मिनट में उनसे बात करता हूँ। हेलो अवधराल जी, आप डिस्टर्ब ना करें, आप अगर जुड़ गए हैं तो साइलेंट रहें, आपका नंबर आएगा तो आप बात करें। हेलो, हाँ बोले बेटा। हाँ, तो सर बात यही है कि ये आज जो हम लोग जो सिचुएशन देख रहे हैं, तो ये आज का नहीं है, या एकदम से लॉकडाउन और कोरोना हो गया तो लोग में भूखमरी आ गई, ऐसा नहीं है।
इसके लिए पिछले 60-70 सालों से प्रयास चल रहा है। जो हमारे यहाँ उड़ीसा की जो नवरत्न कंपनियां मानी जाती हैं, उनको ऑलमोस्ट ये लोग बेचने के कगार पे हैं। ये पूरा पूरा इंडिया बेचने के चक्कर में है। यहाँ जी भारत की जनता को बताते हैं कि चाइना का प्रोडक्ट मत खरीदो, और वहीं जाकर के चाइना के बैंक से फिर लोन लाते हैं। ठीक है, वहीं जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप चाइना को दे रहे हैं। कहीं शायद मुझे याद नहीं है जगह का नाम, लेकिन कहीं पे डैम बनाने का उनको दिया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो आप भारत की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। आप किसी ना किसी तरीके से, आप जैसे अभी जो डिजास्टर फंड होता है पीएम का, तो उन्होंने अलग से एक फंड बनाया, पीएम केयर फंड। उसमें बहुत सारे लोगों ने पैसे जो है उनको दिए, डोनेट किए। उसका कोई हिसाब उन्होंने दिया नहीं। तो बात ये है कि इंडिया में पैसा है। आज जो सिचुएशन है, सरकार ये चाहती है, ये पूरी तरीके से प्री प्लान्ड है। मैं इसको नहीं मानती कि आज कोरोना की वजह से गरीबी है। हाँ, लोगों की हालत बहुत खराब है, पर अगर सरकार की सच्ची मंशा हो तो वो आराम से, इंडिया में इतना पैसा है, यहाँ के मंदिरों में इतना पैसा है कि इंडिया चाहे तो अगले अगले 2-3 सालों तक आराम से यहाँ के लोग बैठ कर खा सकते हैं। तो आज जो भी सिचुएशंस हम लोग फेस कर रहे हैं, ये जस्ट बिकॉज ऑफ जो पहले की गवर्नमेंट थी और आज की गवर्नमेंट है। हर जगह नहीं है ऐसा। जैसे एक मैडम बात कर रही थी झारखंड से, तो वहां पे क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री जो है वो ब्राह्मण नहीं है, इसलिए वो अपने लोगों के बारे में सोच रहे हैं, और वहां थोड़ा बहुत उनकी वजह से लोग राहत में हैं। और एमपी में भी अपने लोग हैं, तो वहां पे भी देखिए लोगों की ऐसी हालत नहीं है। लेकिन आप अगर बाकी स्टेट्स में देखेंगे तो वहां लोगों की हालत बहुत खराब है। जहां जहां बीजेपी है, या जहां जहां वहां की सरकारें हैं जो भी ब्राह्मणों के अंडर में है, तो वहां लोग बहुत परेशान है। मैं अपने उड़ीसा का बताऊं तो यहाँ लोगों के पास जॉब्स नहीं है। ऐसी स्थिति है कि लोगों के पास अगर ऐसा ही चलता रहा, बंदी चलती रही, तो अगले 5-6 महीनों में मैं आपको बताऊंगी लूट मार चालू हो जाएगी। जी बहुत तो जी 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 अपनी बात रखें जी। जी, तो मेरा ये कहना है सर कि ये चोर लुटेरों की सरकार है, और अगर हमें कोई चेंजेस लाना है या अपने लोगों को रिलीफ अगर हम पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारी अपनी प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे बघेल जी ने कहा कि हमारे जो फार्मर्स हैं, आज देखिए, आज पेट्रोल महंगा करने की वजह से खाना पीना हर चीज महंगी हो गई है। वो क्यों महंगी हो गई है? क्योंकि वो सारे पोजीशन में है, किसके? बनिया लोगों के पोजीशन में है। हम उन्हीं के दुकानों पे जाते हैं खरीदने, तो उन लोगों ने अपने प्राइस सेट कर रखे हैं। तो अगर हमारे किसान चाहे, या हम लोग अगर ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करें कि हमारे किसान ही जो है उनकी पैदावार जो है किसान करें और बेचे भी किसान, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी। एटलीस्ट हमारे लोग खा पी पाएंगे, अफोर्ड कर जी पाएंगे। जी सर। जी बहुत शुक्रिया रूपसा कुमारी, आप उड़ीसा से जुड़ी थी। हमारे जी साथ अवधलाल जी सतनामी जुड़ी हैं आसाम से। ये अवधलाल जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? आप अपनी आवाज को म्यूट करें, आपका मोबाइल का जो साउंड है वो बंद है। अवधलाल जी, आपकी आवाज बंद है, अपने आप को म्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे बहरहाल चलो, हम इनके पास अलग से लौटेंगे। वो टेक्निकल उनको दिक्कत है, वो सेट कर पा रही हैं। हेलो दाऊ जी, मैं आपके पास फिर से लौटना चाहूंगा कि जैसा कि अभी आपने अलग अलग राज्यों से हमारी जो बेटियां जुड़ी हुई थी उनके विचारों को आपने सुना है, और अभी उड़ीसा से कुमारी रूपसा जी ने सवाल छोड़े हैं। उन्होंने कहा कि जिस जिस सरकार में ब्राह्मणों की सरकार नहीं है, मुख्यमंत्री वहां नहीं है, वहां का जो मुख्यमंत्री है वो गरीबों का, आम जनता के सोच के बारे में ध्यान रखते हैं। तो इस संदर्भ में हम आपके पास फिर से आपकी प्रतिक्रिया जानने के लिए आपके पास जानना चाहते हैं कि इन तमाम जो सवालों को आप जवाब दें। हेलो दाऊ जी।
आप अपनी प्रतिक्रिया दें अभी जो अनीता जी जो क्या बोल रही थी उसके बारे में। मैंने कहा उड़ीसा के लड़की ने बहुत अच्छा समझा। उड़ीसा बहुत गरीब प्रदेश है और बहुत साधनवान संपन्न है, लेकिन उन साधनों का दोहन किसान नहीं कर पाता। उड़ीसा में जो चावल है, धान है, पैदा होता है, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग में छत्तीसगढ़ में आता है और वहाँ के लोग फटीचर हालत में ही रहते हैं। उसके लिए यही है कि एग्रो बेस्ड इकोनॉमी हो और कंट्रोल हमारे अधीन रहे, तो हम गरीब नहीं रह सकते। पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ गया तो हम भी अपने अनाज का भाव बढ़ाएंगे, उसी के हिसाब से खरीदी होगी। ये कोरोना काल जो है वो एक बहानाबाजी है और मूल रूप से ये है कि मोदी, अडानी, अंबानी ये सारे लोग किसान को गुलाम बना के रखना चाहते हैं और उनके वोट को खरीदी बिक्री के लिए वो हमेशा तैयार हैं, थैली खोले हुए हैं और इस पर एक नई क्रांति की आवश्यकता है। हम अपने जो आलू बोएं, आलू को निकालें, कोल्ड स्टोर में रखें। कोल्ड स्टोर की व्यवस्था प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय सरकार करे और हम अपने भाव से ये दुनिया के बाजार में बेचें, तो हम कभी गरीब नहीं हो सकते, हम अमीर होंगे। और भारत का जो नदी जल योजना है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पानी का व्यवस्था होना चाहिए, कोई अकाल ना पड़े। और इसके लिए हमारे पास साधन है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है। जो सरकार बनी हुई है वो वोटों को खरीद करके बनी हुई है। जिस दिन हम वोट को बेचना बंद करेंगे उस दिन हमारा राज आएगा। 74 साल के राजनीतिक इतिहास में ST SC OBC का कोई राज नहीं आया और आगे हम प्रयासशील हैं कि हम इसको परिवर्तन करेंगे और इसके लिए जो भी लोग तैयार हैं उनको एकजुट करेंगे। आज हमारी परिस्थिति ये है कि गोवा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इवन कश्मीर ये हमारे अधीन है और यदि हमको साधन मिला तो हम कश्मीर जीतेंगे। और एक बड़ा सम्मेलन हम भूपेश के बर्थडे में कर रहे हैं और उसमें लोग आएंगे और विश्लेषण करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। भूपेश ने कहा नरवा गरवा घुरवा बारी 150-2500 रुपये कुंटल धान का, बिजली बिल हाफ और सारे कर्जा माफ से छत्तीसगढ़ की आर्थिक दशा किसानों की सुधरी है और यही बात हम पूरे देश में करने जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया दाऊ जी। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा, रोशनी जी के पास हम फिर से लौटना चाहेंगे। दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे भारत की राजधानी भी है और रोशनी जी एक सामाजिक कार्यकर्ता है। रोशनी जी, जैसा कि अभी आपने सभी की बातों को सुना अलग अलग राज्यों से, दिल्ली के महानगरों में जो लोग रहते हैं और विभिन्न राज्यों के लोग रहते हैं वहां पे, जैसा कि अभी अलग जो प्रतिक्रियाएं छन के आई है और दाऊ जी ने भी जो अपनी बातें रखी है, इस संदर्भ में आप अपनी प्रतिक्रिया दें दिल्ली से। रोशनी देवी। सर, दाऊ जी की बातों का मैं 100% मानती हूँ कि उन्होंने जो बातें कही वो बिल्कुल ठीक है, मगर जो हमारा किसान है वो जैसे आलू उगा रहा है, लोग तो चिप्स बना रहे हैं, 100 ग्राम चिप्स के वो मोटे पैसे कमा लेते हैं। आप ये बताइए कि हमारा किसान क्या चिप्स की फैक्ट्री लगा सकता है? हम गरीब लोग इतना बड़ा काम कर सकते हैं? ये हम नहीं कर सकते। अगर हमारे में से कोई करता भी है, दलित लोगों में से, तो ये लोग हमें करने ही नहीं देंगे, हमारा नुकसान करेंगे, हमारे मजदूरों को मारे पीटेंगे, ब्राह्मणवाद दिखाएंगे, ये नहीं करने देंगे। एक चाय की दुकान खोल लीजिए सर और उस पर लिख दीजिए SC चाय की दुकान। अगर कोई व्यक्ति उस चाय की दुकान को चलने दे या उस पर कोई चाय पीने आ जाए, जातिवाद इतनी बुरी तरह से भरा हुआ है सर। अगर हम लोग आगे भी बढ़ना चाहें तो ब्राह्मणवाद हमें कभी आगे बढ़ने नहीं दिया जाए। मंदिरों में पैसा हमारा चढ़ता था, अभी तक
तब तो खैर हम जाग चुके हैं। पैसा हमारा चढ़ाया जाता था, राज कौन करता था? ब्राह्मण करता था। अगर अब हम मंदिर में जाते हैं और उसे पता चल जाए अरे ये तो फला कास्ट से थी, तो सर उसी टाइम से सारे मंदिर की धुलाई होनी शुरू हो जाती है। और किसी और तरीके से कि मंदिर बंद हो रहा है, आप जल्दी चले जाओ, 100 बहाने लगा दिए जाते हैं। तो हम लोग अगर हमारे किसान पैदावार भी करते हैं तो उनको कौन कोल्ड स्टोर करके देगा, कौन उनको आगे बढ़ने देगा? मेरी उम्र भी इतनी हो गई है, देखते देखते हम लोगों को आगे बढ़ने दिया जाता ही नहीं। जी बहुत शुक्रिया हेलो। रोशनी जी। रोशनी जी, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। जी हमारे साथ अवधलाल सतनामी जी जुड़े हुए हैं। अवधलाल जी, बार बार आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप हमारे साथ प्रतिक्रिया देने के लिए आए, अपनी आवाज को इम्यूट करें, अपनी कैमरे की आवाज इम्यूट करें। हेलो, अपनी कैमरे की आवाज को इम्यूट करें मोबाइल का। बहरहाल वो मोबाइल को ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। मैं दोबारा फिर से रूपसा के पास जाना चाहूंगा। रूपसा, भी आपने, हेलो अवधलाल जी। जी साहब जी। आप अपने ठीक से, आप कैमरा के सामने ठीक से बैठे हैं आप। और आप अभी तक हमारे मेहमानों की आवाज को सुन रहे थे, बातों को सुन रहे थे कि आज हम भारत के अंदर जी में कोरोना से महंगाई को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आसाम राज्य में जी जो महंगाई को लेकर क्या स्थिति है और उस पर अब हमारे जो वहाँ के जो समाज है उसके ऊपर में क्या प्रभाव है? असम में देखिए स्थिति बहुत बड़ी नाजुक है। यहाँ का जनता त्राहिमाम हो गई है, पर गरीब जनता जो है, गरीब जनताओं के लिए सरकार जो है, सरकार चावल दाल आपको कंटिन्यूअसली प्रोसेस में बिना शुल्क से, बिना प्राइस से, बिना मूल्य प्रदान कर रही है, जिससे गरीब जनता जो है अपने चावल दाल 2 बेला 2 रोटी बिना कमाई पा रहे हैं। इससे गरीब जनता का कोई नुकसान हरकत नहीं है, पर यहाँ मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लासों का तकलीफ है। मिडिल क्लास के लिए कोई यहाँ इस तरह का व्यवस्थापना नहीं है, सरकार की ओर से भी व्यवस्थापना नहीं है। मिडिल क्लास आपको बिना मूल्य चावल दाल। बहरहाल हम आपके पास फिर से लौटेंगे। अवधलाल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें और घर में ये कहें कि आपकी स्क्रीन के सामने थोड़ा डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि कई लोगों की आवाज आती है। मैं दोबारा आपके पास फिर से लौटूंगा। मैं दाऊ जी के पास फिर से लौटना चाहूंगा, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम की प्रमुख रूप से विचार देने के लिए दाऊ जी भी जुड़े हुए हैं। दाऊ जी, आसाम से जैसे कि एक बेटी भी जुड़ी है और वहां से हमारे अवधलाल जी भी अपनी बातें रख रहे थे। तो इस संदर्भ में भारत के जो लोग हैं, आम जनता है, जो 90% लोग हैं, तो रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग हैं, जिनकी जिंदगी है, जो बहुसंख्यक लोग हैं, इस बहुसंख्यक समाज के लोगों के लिए इस जो महंगाई की मार को लेकर आपके अंदर में क्या सोच है और इनको कैसे राहत दिया जा सकता है? सरकार की नीति गलत है। हमारा ये कहना है कि अगर एग्रोबेस्ड इकोनॉमी हो तो पूरा दुनिया के बाजार एग्रीकल्चर का हमारे पास आ सकता है। उसके लिए पैसा जो खजाना दिल्ली में है वो हमारे अधिकार में आना चाहिए। दिल्ली का राज हमको चाहिए ताकि हम एग्रोबेस्ड इकोनॉमी कर सकें, पानी की व्यवस्था कर सकें। पूरे देश में नदियों का जाल है और उसका दोहन हमको करना चाहिए। आज ये विज्ञान के युग में, गूगल के युग में लोग काम करना नहीं चाहते और इसका लाभ हमको मिलेगा। इसी कार्य को हम अपने हाथ में लें और दिल्ली का जो खजाना है वो हमारे हाथ में आए, जो प्रदेशों का खजाना है हमारे हाथ में आए।
तो उसकी जो व्यूअर्स है, जो खजानों का जो काम है, वो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी हो और हम दुनिया का सम्राट बनेंगे। चीन हमको लाल आंख नहीं दिखा सकता, क्योंकि चीन का विस्तारवादी नीति है और सर्वहारा का अधिनायकवाद जो चीन नारा देता है वो गलत है। चीन के लोग गुलाम हैं, जैसा वो कहते हैं वैसा वो करना पड़ता है और उनको भय के कारण उत्पादन होता है और हम पर राज्य करने की स्थिति है। तिब्बत को हमारे हाथ से ले लिया, हांगकांग ले लिया, म्यांमार ले लिया, सारे प्रदेशों पर वो अधिकार जमाते जा रहा है। जब तक कि हम एग्रो बेस्ड इकोनॉमी नहीं करेंगे तब तक कि चीन का मुकाबला हम नहीं कर सकते। इसलिए शक्तिशाली सरकार हम बनाना चाहते हैं, दो दलीय व्यवस्था हो और इकोनॉमिक जो है वो दुनिया के बाजार में हम करना चाहते हैं। और जब तक कि ऐसा सपना नहीं होगा तब तक कि वो बात हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे। जी दाऊद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके पास फिर से लौटेंगे। मैं मेघराज जी के पास जाना चाहूंगा। मेघराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आप अपनी आवाज म्यूट करें। जी मेघराज जी। जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। पहली बात तो हमने प्लान किया है, अभी मेरे पुष्पा जी है, रुष्पा जी ने, अगर इस प्लान के तहत हम चल पड़ते हैं तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा दिन में इसको हम तब्दील कर देंगे सिस्टम को सारे को। तो प्लान को बताता हूँ आपको भी। जी मेघराज जी कहें। वो म्यूट हो गए हैं शायद। अच्छा चलो ठीक है। बहरहाल हम फिर से और मेहमानों के पास जाना चाहेंगे। जैसा कि रूपसा जी आवाज जा रही है अब तक हमारी? जी सर, जी सर आ रही है। जैसा कि अभी आपने सभी की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, दाऊद जी की बातें सुनी, आपका उन्होंने दाऊद जी ने जवाब भी दिया है, रोशनी जी ने भी वहां दिल्ली से अपनी बात रखी है। तो सभी मेहमानों की एक कंक्लूजन जो बातों को सुना आपने, तो उस परिदृश्य में जी मेघराज जी कहें। जगदीश जी हमारे पास प्लान है। अगर हम चाहे तो उसको देश को 1 साल के अंदर खड़ा कर सकते हैं दोबारा से। तो हमने प्लान किया है, अगर हमारे पास में अगर पूरे भारत की जनसंख्या देखिए, अगर ओबीसी एसटी एससी ओबीसी की जनसंख्या देखिए तकरीबन 50 करोड़ मान के चलिए। अगर 50 करोड़ हमारे साथ में नहीं खड़े हो सकते, कम से कम 1 करोड़ आदमी खड़े हो जाए और 1 करोड़ आदमी हमें 10-10 रुपए हर महीने के निकाल के दे दे, तो हम इसको भारत को 1 साल में खड़ा कर रहे हैं दोबारा से। तो 100 करोड़ में अगर हमें 1 करोड़ आदमी एक मतलब 10-10 रुपए निकालते तो कम से कम 100 करोड़ हो जाएगा। तो 100 करोड़ में से अगर 75 करोड़ या 80 करोड़ रुपए एक स्टेट में लगा दें हम, तो उसका एक मतलब 1 साल में एक स्टेट मतलब 1 महीने में एक स्टेट को हम ठीक दें तो ये 25 मतलब हर इसको 1 साल के अंदर हम भारत को डेवलप कर सकते हैं। तो अगर ये मेरी तरफ से प्लान है, अगर ये सक्सेसफुल करें तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। हम इतनी हिम्मत है इसको 1 साल के अंदर खड़ा कर भारत को। जी बहुत शुक्रिया मेघराज जी। आप वॉइस ऑफ मानवता चैनल के आप सीईओ भी हैं। मैं उनका परिचय भी बता देना चाहता हूँ। यूएसए से जुड़े हुए हैं, हम अभी लाइव भी यूएसए से जुड़ रहे हैं और वहीं से हमारा ये जो कार्यक्रम का संचालन हो रहा है। तो बहरहाल मेघराज जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपनी एक विचार रखी है। मैं इस संदर्भ में फिर से ममता जी के पास जाना चाहूंगा। ममता जी, आपने सभी हमारी बेटियों की विचारों को आपने सुना है और दाऊद जी की बात को भी सुना है। तो जिस ढंग से वहाँ जो झारखंड राज्य है वहाँ पे एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, मेरे ख्याल से भारत में पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे एक आदिवासी मुख्यमंत्री वहाँ पे है। तो जो वहाँ की जो आम जनता है, जो वहाँ की जो ट्राइबल जनता है, जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, वहाँ उनके बारे में क्या सोचते हैं, वहाँ के जो गरीब आदिवासी लोगों की जो स्थिति है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी सर, मेरा मानना है, जैसे मैं अपने यहाँ देख रही हूँ, गरीब आदिवासी लोग की स्थिति में बहुत सुधार आ गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर कि सिर्फ आदिवासी लोग ही गरीब है। मेरा जी सर, हर कोई सभी कोई गरीबी दौर से गुजर रहे हैं। अभी जैसा हालात जो गुजर रहा है, एक तो लॉकडाउन बंद,
सारे कार्य जो भी करते हैं बिजनेसमैन से, जो भी घर में मजदूर लोग हैं, सब घर पे रह जा रहे हैं। तो इससे क्या है, सेविंग्स के सारे बैलेंस खत्म होते जा रहे हैं। इससे आर्थिक व्यवस्था में जो सुधार आने की मतलब कोई चांसेस ही नहीं है। जी सर। जी और सर ये हाँ, और जी जैसे जातिवाद के बारे में बताई हमें दिल्ली से रोशनी जी। जी सर, मैंने कभी यहाँ फेस नहीं किया इस चीज को लेके। जी जमशेदपुर में ये कभी मैंने फेस नहीं किया कि छोटी जाति बड़ी जाति, ऐसा मैंने कभी फेस नहीं किया। तो मैं इस टॉपिक के बारे कुछ बोल नहीं सकती। जी बहुत शुक्रिया। फिलहाल जी सर। ममता जी आपने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी। बहरहाल जी आप सर। शहर में रहती हैं और जो जातिवाद की बात है, ये एक भारत देश में बहुत ज्वलंत मुद्दा है, बहुत बड़ी बातें हैं। हालांकि जी आपने सर। इसको फेस नहीं किया है, लेकिन जी जिस ढंग सर। से झारखंड के हालात हैं, वहाँ के जो जल जंगल जमीन को लेकर वहाँ के जो बाहर से आकर के जो बसे हुए लोग हैं वो कितना शोषण करते हैं झारखंड राज्य में, ये जग जाहिर है। इस पर ज्यादा कुछ कहने की जी जरूरत सर। नहीं जी है। जी सर। हाँ। बहरहाल हम और भी मेहमानों के पास लौटना चाहेंगे। जी मैं सर। आसाम राज्य फिर से जाना चाहूंगा। आसाम राज्य से अवधलाल सतनामी जी जुड़े हुए हैं। अवधलाल जी, आसाम राज्य में ये जो जातिवाद है या विभिन्न जाति धर्म के लोग वहां पे आसाम में हैं, एक मिला जुला राज्य कहलाता है, आसाम चाय का बागान है। तो वहां पे जिस ढंग से विभिन्न जाति धर्म के लोग हैं, वहां के लोगों के हालात के बारे में थोड़ा बताएं विस्तार से। है अवधलाल जी। असम में विभिन्न जनगोष्ठी का लोग यहाँ बसे हुए हैं। तो यहाँ का जनगोष्ठी का बीच में आपस में सद्भाव है, प्रेम भाव है और अनेकता का बीच में एकता है और अनेकता का बीच में ही यहाँ सद्भाव का, प्रेम भाव का एक ऐसी ही पुष्प माला तैयार कर रखी गई है यहाँ आसाम का, जिसके लिए जाति भेदभाव छुआछूत मैं आज तक यहाँ आसाम में मेरे दृष्टि से मैं सन्मुख नहीं हुआ हूँ, मैं देखा नहीं हूँ। और इसलिए जाति भेदभाव यहाँ आसाम में नहीं चलती है, सब मिलजुल कर एक साथ चलते हैं। हिंदू बहरहाल मुस्लिम हमारा सिख ईसाई जो भी। जी अवधलाल जी, मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगा। हमारा जो टॉपिक है जातिवाद नहीं है इस विषय में। जी हमारा जो विषय है वो महंगाई है, और इस महंगाई में भारत का जो अधिकांश जो हमारा समाज है, जो 50% जो आबादी है, जो 100 में फीसदी है, जो 50%, जो हमारी बेटियां हैं, महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, वो लोग फेस करती हैं। क्योंकि हम कमाते हैं, पुरुष वर्ग कमाता है, लेकिन घर को चलाने वाला कोई नारी हमारी बहन या बेटी हमारी माँ होती है। और इस महंगाई के संदर्भ में हम चर्चा करना चाह रहे हैं, और इस टॉपिक को हम जातिवाद या अन्य मुद्दे को लेकर अलग से हम चर्चा करेंगे। बहरहाल महंगाई को लेकर चर्चा में नमिता जो आसाम से जुड़ी हुई उस बेटी के पास फिर से लौटना चाहूंगा। नमिता, हमारी आवाज आपके पास पहुंच रही है, तो आप ये बताएं कि वहां के जो लोग रोज कमाने वाले लोग हैं, चाय बागान में मजदूरी करते हैं, तो वहां का जो जो दिनचर्या है, वहां की घरेलू महिलाएं हैं, उसको उनके ऊपर में उस राज्य में महंगाई की कितनी मार पड़ी है? नमिता, बहरहाल नमिता के पास हमारी आवाज नहीं जा रही है। हेलो नमिता, मेरे ख्याल से नमिता जी डिस्कनेक्ट हो गई है हमसे, फिर से जुड़ेंगी वो। मैं और अगले मेहमानों के पास जाना चाहूंगा। रूपसा, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? रूपसा जी सर। जैसा कि अभी आपने अलग अलग राज्यों से लोगों की बातें सुनी है, और मैं आपके पास संक्षिप्त में भी आपके विचार जानने के लिए लौटना चाहूंगा कि जो भारत की आबादी है, घर को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए महिलाओं की जिम्मेदारी होती है। इस जिम्मेदारी को जो ये महंगाई है, कोरोना काल है, इसका कितना व्यापक असर पड़ा हुआ है, ये जो कोरोना काल है और महंगाई है? देखिए सर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोरोना काल में इन लोगों ने जानबूझकर ऐसा सिस्टम बना दिया है कि सारी चीजें महंगी हो गई हैं और लोगों के पास जॉब्स नहीं है।
तो जब जॉब्स नहीं है और चीजों की मतलब चीजों के रेट में जो इतना उछाल आया है, तो ऑब्वियसली घर चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। काफी दिक्कतें हो रही हैं, हम लोग काफी दिक्कतें फेस कर रहे हैं। जहाँ आप 2,000 रुपए लेकर जाते थे या 3,000 रुपए लेकर के जाते थे और उसमें एटलीस्ट महीने भर का सामान आ जाता था, तो अब वो नहीं हो पा रहा है और काफी मुश्किल हो गई है घर चलाना। जी, बहुत शुक्रिया रुपसा जी। जैसा कि आप सभी महिलाओं ने अपने अपने राज्य से इस पारिवारिक जो खर्चे हैं, पारिवारिक दिनचर्या है, उसको लेकर हमारी पूरे भारत की जनता त्राहिमाम है। और जिस दिन से आज जो गरीबी की रेखा है वो 37% या 32% है हमारे भारत के अंदर में गरीबी का, ये गरीबी के आंकड़ा दिनों दिन नीचे चलते चले जा रहे हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोगों की जो आय का जो जरिया है, जो व्यय होता है, वो 28.65% है। और ग्रामीण क्षेत्र में इसकी जो रेशियो है वह जो है 22.65% है। तो इस आंकड़ा को लेकर दाऊ जी के पास फिर से मैं लौटना चाहूंगा, क्योंकि भारत के अंदर में दिनों दिन सरकार का कहना है कि हम गरीबी को भारत में दूर करेंगे और अच्छे दिन लाएंगे। लेकिन क्या भारत में जो सरकार की नीति है वो अच्छे दिन को लेकर है या गरीबी को ऊपर उठाने की दिशा में है? इस संदर्भ में दाऊ जी के पास फिर से मैं जाना चाहूंगा, क्योंकि वो एक बहुत अनुभवी हैं और सरकार में, छत्तीसगढ़ सरकार में उनके पुत्र हैं, और जो आम जनता को लेकर हमेशा उनकी जो दिल में दर्द है और समाज की चिंतन करते हैं, सोचते हैं, विभिन्न राज्यों का दौरा करते हैं। तो मैं दाऊ जी के पास फिर से लौटना चाहूंगा कि क्या दाऊ जी इस महंगाई पे गरीब लोग और गरीब होते चले जा रहे हैं या इसका निदान क्या है? इस संदर्भ में आप प्रकाश डालें। सभी के जो सारांश है, सभी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी उस संदर्भ में। इसमें मेरा ये कहना है कि ये फॉर द टाइमिंग है, अस्थायी है। छत्तीसगढ़ में तो ये हुआ है कि जो भूपेश बघेल ने जो काम किया और 2,500 रुपये कुंटल धान का, 2,000 रुपये गेहूं का, और गोबर का कीमत 2 रुपये किलो, और वर्मी कंपोस्ट का कीमत 10 रुपये किलो, इस तरह से जो किया उसमें एक तो बाउंड्री वॉल बना और जानवर नियंत्रण में रहे और इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ा। क्यों? क्योंकि किसान के पास पैसा आया, उसने ट्रैक्टर खरीदा, उसने कार खरीदा, मोटरसाइकिल खरीदा, बाइक खरीदा, तमाम सब साधन खरीदे गए, बाजार उठ गया और बाजार में तेजी आ गई। तो इस तरह से अस्थायी रूप से जो कोरोना के कारण हुआ है वो अस्थायी है। यदि भूपेश मॉडल बनाया जाए और इसको किया जाए तो पूरे देश में फिर से तेजी आ सकती है। और जो ये रोना रह जाता है कि हमारा जो बजट, मासिक बजट जो है वो फेल है और मजदूर लोग कह रहे हैं कि हमारे पास काम नहीं है, वो काम सब दिया जा सकता है बशर्ते कि एक बार उसको लागू किया जाए। और इसके लिए हमने पूरे देश के विद्वानों को सिरपुर बुलाया है। 23 अगस्त को भूपेश का जन्मदिन है, उसमें सब विचार होगा, लोगों को मॉडल दिखाया जाएगा और देश भर में लागू किया जाएगा। तो वो समस्या बहुत आसानी से हल हो सकता है, क्योंकि हमारे पास श्रम शक्ति है, हमारे पास संसाधन है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, और लेकिन व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए सत्ता को कब्जा करना बहुत जरूरी है प्रदेश का और राष्ट्रीय स्तर पर। अगर ऐसा होगा तो देश को हम चीन के मुकाबले या दुनिया के मुकाबले शक्तिशाली बना सकते हैं, बशर्ते कि एक इच्छा शक्ति होना जरूरी है। 74 साल के इतिहास में हमको केवल लूटा गया है और हमारे हक और अधिकार को छीना गया है। आज अगर कहीं जनता में चेतना पैदा हो जाए तो फिर से हम समृद्धशाली बन सकते हैं और इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जी जी, बहुत शुक्रिया दाऊ जी। हम आपके पास में फिर से लास्ट में प्रतिक्रिया के लिए जाना चाहेंगे। मैं रोशनी जी के पास में आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्ति की ओर ले जाना चाहेंगे। एक एक 2-2 मिनट में सबकी अंतिम प्रतिक्रिया लेकर के हम आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे।
रोशनी जी, जैसा कि सारी मेहमानों ने अपनी अपनी बातों को विस्तार से कहा है, मैं संक्षिप्त में आपके पास आपकी अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में जानना चाहूंगा कि जिस ढंग से आज हम लोगों ने इसकी चर्चा की और जो महंगाई की मार को लेकर के भारत का जो हमारा जो समाज है, घर का परिवार है, इसके ऊपर में व्यापक असर तो है और इससे हमारे लोगों की जिंदगी के ऊपर में, बच्चों के ऊपर में, पढ़ाई लिखाई के ऊपर में, हर चीज के ऊपर में प्रभाव पड़ा है। इसका असर बहुत व्यापक है। बहरहाल इस कोरोना के काल में बहुत लोगों ने अपनी आय का साधन को और संसाधन को बहुत मुश्किल से ले दे करके चलाया है और इससे आप बहुत वाकिफ हैं, क्योंकि दिल्ली में जिस ढंग से महानगरों में लोगों को कई कई महीनों तक घरों में रहना पड़ा और उस संदर्भ में आपने बातें भी कह चुकी है। तो इस जो बहुसंख्यक समाज के जो लोग हैं भारत देश के अंदर में, जिनका जीवन यापन रोज की कमाई से, ठेला से, खोमचा से या छोटे मोटे जो कुटीर उद्योग धंधे करते हैं उससे, या जो नौकरी पेशा के लोग हैं, जैसा कि ममता जी ने कहा कि जो छोटे मोटे लोग हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उन्हें नो वर्क नो पे कर दिया गया। तो इस संदर्भ में भारत के जो बहुसंख्यक लोग हैं उनकी जिंदगी पर बहुत व्यापक असर हुआ है। मैं संक्षिप्त विचार के रूप में आपसे जानना चाहूंगा कि जो आज विस्तार से चर्चा हुई है, इसके संदर्भ में आप अपनी प्रकाश डालें। रोशनी जी। सर, जो गरीब आदमी कमाता खाता था, ठेला लगाता था, रेडी पटरी पर छोटा मोटा बिजनेस करके जैसे कपड़ा बेच लेना, छोटे छोटे मसालों की दुकान लगाना, फल की दुकान लगाना, उन लोगों के साथ तो और ज्यादा लॉकडाउन में अत्याचार हो रहा है, क्योंकि उनके ठेले पुलिस पलट दे रही है। वो जो बेचारे खरीद के लाए हैं अपनी जमा पूंजी से, उसको बर्बाद कर दिया जा रहा है, उनसे उगाही भी करी जा रही है। हम रोज देखते हैं कि पुलिस वालों का अत्याचार लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति महंगा पेट्रोल डला के अपने काम के लिए या दवाई के लिए घर से निकला है तो उसको भी बेवजह पकड़कर उसका चालान काट दिया जाता है या फिर घूस लेकर अपनी जेब में रख लिया जाता है। लोगों की हालत इतनी खराब है सर। मैं खुद इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ। लोगों को राशन दिलाना, लोगों के लिए दवाइयाँ अरेंज कराना, ये मेरा काम है। मैं छोटा छोटा काम करती रहती हूँ। बाकी गदल मचा हुआ है, कोई भी सुखी नहीं है मेरी नजर में। लोग घर में बैठे हैं और घर में बैठे उनकी जमा वो खा चुके हैं। लोगों के शरीर बेकार हो चुके हैं क्योंकि 2 साल करीब करीब होने को आ गए हैं। कोई व्यक्ति या तो अपने गांव चला गया अपने बच्चों को लेके, या फिर पूरी फैमिली लोगों की इस महामारी में खत्म हो गई। बच्चा 1-2 बच्चा किसी का अगर बचा है वो बेचारा अनाथ हो गया है। अगर दवाइयों के जनता मर गई रोड पे गिर। जी, बहुत शुक्रिया रोशनी जी, आपने अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में आपने अपनी विचार रखे, आपका हम धन्यवाद करते हैं। मैं ममता के पास फिर से लौटना चाहूंगा। ममता जी, आवाज आ रही है? जी सर। जी सर, आ रही आवाज। जी ममता जी, आप जैसा कि सभी मेहमानों ने अपनी अपनी बातें विस्तार से रखी है, आज के इस कार्यक्रम को हम अंतिम समय की ओर ले जाना चाह रहे हैं और लास्ट कमेंट आपके बारे आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो हम लोगों ने महत्वपूर्ण चर्चा करी है, इसको लेकर महिला जो समाज है या भारत के जो हमारी जो महिला प्रधान है जो घरों को चलाती हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं उन महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ कि धैर्य धारण मतलब धैर्य से काम लेना होगा। अगर हम महिलाएं नहीं मतलब जैसा भी जो सिचुएशन चल रहा है, इससे पुरुष लोग पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। अगर हम लोग भी अगर धैर्य नहीं रखे तो इससे और घर का संतुलन बिगड़ता चला जाएगा और मानसिक रूप से सभी पीड़ित होने लग जाएंगे। इसीलिए हिम्मत बनाए रहे। और सर, शिक्षा के क्षेत्र में जैसे आप जी बोले अपनी बात पूरी करें। हाँ जी सर, मुझे यही कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी शायद हो तो अभी डॉक्टर का भी फीस बढ़ गया है। इलाज से लेके भी इंसान को सोचना पड़ जा रहा है। कोरोना काल में सभी जो पीड़ित है इलाज कराने से भी डर रहे हैं कि पेमेंट भी नहीं हो पा रहा है, कैसे हम फी पे करें डॉक्टर का जिससे हम सही हो पाए।
लेकिन सर बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बस मुश्किलें आई है तो ये दूर भी हो जाएंगी, इसीलिए ज्यादा सोचे नहीं, चिंता नहीं करे, थोड़ा धैर्य से काम करे, आगे बढ़े। सभी महिलाओं के लिए यही संदेश देना चाहूंगी। जी धन्यवाद। बहुत शुक्रिया ममता जी, आप झारखंड जमशेदपुर से जुड़ी थी और आपने अपना कीमती समय देकर अपने विचार साझा किया आपने हमारे इस चैनल में। अब मैं दोबारा रूपसा के पास लौटना चाहूंगा। रूपसा जी जी आप लास्ट प्रतिक्रिया के रूप में अपने विचार रखें, जैसा कि आज का जो प्रमुख जो रूप से जो मुद्दे पर डिस्कस हम लोगों ने किया, इस पर अपनी अपनी अंतिम प्रतिक्रिया दें। जी सर, मेरा ओपिनियन ये है सर कि ये जो सिचुएशन है ये टिकने वाला नहीं, मतलब ये क्षण स्थायी है। ये जब तक लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं कोरोना के नाम पर, ये तभी तक रहेगा। तो हम महिलाओं के लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि जैसे हम आज कॉन्स्टिट्यूशन को एंजॉय कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ हमें राइट्स नहीं देती है, हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अगर हम उन ड्यूटीज को जाने और उनको परफॉर्म करें तो हम काफी हद तक सरकार की जो ये जो प्लानिंग है हमारे लोग बहुजनों के ऊपर, जो बहुजनों को गुलामी की ओर ढकेलने का, तो मेरा ऐसा मानना है कि महिलाएं इसमें बहुत ही प्रमुख तरीके से अपना रोल प्ले कर सकती हैं और समाज को बड़े अच्छे से तैयार कर सकती हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि अगर एक महिला घर में चाहे तो बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। तो आर्थिक स्थिति तो ठीक है, लोगों की खराब है ही, लेकिन अगर लोग जागरूक होंगे और व्यवस्था को समझना चालू करेंगे तो मुझे लगता है हम लोग जल्दी कामयाब हो सकते हैं इसमें। और एक पैरेलल सिस्टम हमें चाहिए, तो वो पैरेलल सिस्टम सिर्फ कुछ लोगों के जागने से नहीं होगा। तो इसमें मतलब ईच एंड एवरीवन शुड बी पार्टिसिपेटेड, तो सबको पार्टिसिपेट करना है, और अगर करना है तो हमें अगल बगल हर किसी को समझाना होगा। हमें अगर फंडामेंटल राइट्स अच्छे लगते हैं तो हमें अपनी ड्यूटीज भी पूरी करनी चाहिए। आज अगर लोग इस परेशानी से त्रस्त है तो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय किया है। उन्होंने, हमारा बहुजन समाज आज भी संविधान को कभी नहीं पढ़ता है। संविधान में बहुत सारी चीजें हैं, सरकार उनको लॉलीपॉप देती है। जैसे आसाम में एक उनका नाम समथिंग जो भी है, बोल रहे थे कि 2 रुपए वो जो फ्री में चावल दे रहा है, तो सरकार यही तो चाहती है कि हमारे लोग जो है फ्री में खाएं और निकम्मे निठल्ले पड़े रहे। सरकार ऐसा क्यों चाहती है? सरकार को तो डिग्निटी से जो है लोगों को सब कुछ देना चाहिए। एक इंसान कमा के खाए तो उसको उसकी वैल्यू समझ में आए। जब आप फ्री में पकड़ा दोगे तो वो तो लतखोर और भिखारी बन जाएगा। आप समाज को भिखारी तैयार कर रहे हो। जी तो मेरा बहुत ऐसा शुक्रिया, मानना है। बहुत जी बहुत शुक्रिया, आपका कमेंट आ गया। रुक्षा जी बहुत धन्यवाद, उड़ीसा से आपने हमें अपने विचार से अवगत कराया और अपना समय देकर हमें हमारे इस चैनल की शोभा बढ़ाई। थैंक यू बहरहाल सर। मैं आसाम फिर से लौटना चाहूंगा। अवध जी आप शायद अंधेरे में बैठे हुए हैं, बहरहाल आपकी आवाज आएगी। अवध जी आवाज सुन रहे हैं? जी साहब जी, सुन रहा हूँ। जैसा कि आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पे सभी राज्यों से हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने और इस बात को लेकर विस्तार से बातें कही है, तो बहरहाल आप ये जो आज के इस लास्ट कमेंट के रूप में हमसे आपसे जानना चाहते हैं कि जो जी इन बेटियों ने घर परिवार के चलाने के लिए जो इस महंगाई को लेकर जो चर्चा करी है, इसको जी लेकर आप अंतिम प्रतिक्रिया दें हमारे इस कार्यक्रम में। देखिए साहब जी, समाज को बहरहाल आपका नेटवर्क बहुत खराब है। आपको आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मैं लास्ट के लिए दाऊ जी के पास लौटना चाहूंगा। दाऊ जी, आज के इस कार्यक्रम को हमारी बेटियों ने बहुत अच्छे से विस्तार से बातें कही है महंगाई को लेकर और घर परिवार की इस जिम्मेदारी को निभाने को लेकर। तो मैं लास्ट कमेंट के रूप में आपसे ये जानना चाहूंगा कि भारत में जो हमारा जो समाज है, हमारा जो परिवार है, इनके ऊपर में इस वैश्विक महामारी पर महंगाई के बहुत बड़ा व्यापक असर पड़ा है। इसको लेकर के अपनी लास्ट कमेंट दे, प्रतिक्रिया दे दाऊ जी। इसमें मेरा ये कहना है कि समस्याएं तो हैं, रहेंगी, वो जीवन भर रहेगा।
आदिकाल से चला आ रहा है, उससे जूझना, उससे लड़ना, ये हमारा प्रकृति होना चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए। जब तक कि ऐसा नहीं करेंगे, वो जो समस्या है वो बनी रहेगी और हम भुगतते रहेंगे। इसलिए उससे निराश होने की जरूरत नहीं है। बुद्ध ये कहते हैं कि जो समस्या तुम्हारे पास है, उसका मुकाबला नहीं करोगे तो आखिर जाओगे कहाँ। तो ये समस्या हमको सुलझाना है, एकजुट होकर करना है, रास्ता खोजना है। और इस रास्ता खोजने में हमारे जो पीड़ित समाज है वो साथ दे, ये हमारी अपेक्षा है। जी, बहुत शुक्रिया परम आदरणीय दाऊ नंद कुमार जी। हमारे साथ जसबीर भाटिया साहब जुड़े हुए हैं अमेरिका से। भाटिया साहब, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की वही फतेह। फतेह जी, वही फतेह। कैसे हैं आप जी? सर, आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपने लेट से जुड़ा, बहरहाल कोई बात नहीं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, बहुत सारी महिलाएं और बेटियां जुड़ी हुई हैं हमारे इस कार्यक्रम में और सबने अपनी प्रतिक्रिया दी हुई है और आप मेरे ख्याल से सुन भी रहे थे। नहीं, तो मैंने अभी बहरहाल ज्वाइन किया, सॉरी, मैंने अभी ज्वाइन किया। मैं तो एकदम से ख्याल आया, मैं इधर टेक्सास में आया हुआ हूँ, यहाँ तो अभी 10 साढ़े 10 बजे हैं, तो एकदम से ख्याल, बिजी था, एकदम ख्याल आया मैं देखूं, बात करते हैं, तो आपका ऐसे ज्वाइन हो गया। तो बेटियों से मैंने बहरहाल देखा नहीं। भारत में वैश्विक महामारी और महंगाई के मार को लेकर आज हमारी बेटियों ने और महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है जी। और इस संदर्भ में आप अमेरिका जैसे एक बड़े देश में रहते हैं, तो वहां पे महंगाई को लेकर महिलाओं के ऊपर वहां का जो घर परिवार है उसको लेकर कितना असर पड़ा हुआ है? देखो जी, असर तो भाई खास भाई फतेह साहब को प्रणाम, सब बहनों बेटियों को प्रणाम। देखो, महंगाई तो जो है ना, जो ये कुदरती प्रोसेस सब देशों में होता है। हम इस कंट्री में जब आए थे तो उस वक्त हम जैसे $10 में कि सारी घर की ग्रासी ले आते, अब उसमें कम से कम $80-90 लग जाते हैं। तो इतने सालों में 8 गुना महंगाई बढ़ गई है। तो ये तो एक बड़ी मुश्किल है। बाकी ये कोविड की वजह से बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है, क्योंकि सब बिजनेसेस बंद हो गए और लोगों के पास जॉब नहीं है, घर बैठे हैं लोग। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने हर आदमी को जो जिनकी आय कम है, अपने आप गवर्नमेंट ने ये पैसे उनको दे दिए हैं। $1200 उन्होंने हर आदमी को दे दिया और उसके बाद 1200 दोबारा दिया, $2,000-2,500 दे दिया लोगों को, जस्ट ताकि वो अपना घर चला सके। उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार को इतने थोड़े पैसों से नहीं चला पाए। तो महंगाई तो है, लेकिन जो हिंदुस्तान में है, भारत में तो महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। मैंने उस दिन भी शायद आपसे कहा था, हम यहाँ अमेरिका से जाके तो वहां महसूस करते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे पास इतने पैसे नहीं, इतनी चीजें महंगी हो गई हैं। तो मैं समझता हूँ हमारी बहनों की समस्या, आपकी समस्या, घर को चलाने के लिए तो कम से कम बेसिक जरूरियात तो चाहिए ना, खाना पीना कपड़ा तो चाहिए ना। तो उसके लिए भी महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है। तो उसका मैं यही कहूंगा कि हमारे लोगों न, हम चाहते हैं कि हमें नौकरी मिले। देखो, कोई भी देश इतनी बड़ी जनसंख्या को नौकरियां नहीं दे सकते। लोगों को अपने छोटे छोटे उद्योग बनाने पड़ते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा है, कई लोगों ने घरों में बैठ के छोटे छोटे उद्योग चलाए हुए हैं। कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है। तो हमें ये सोचना है कि हम कैसा उद्योग शुरू कर सकते हैं, छोटे दर्जे का उद्योग, जिसमें कोई बड़ी पूंजी भी नहीं चाहिए। और तो हम इसे अंग्रेजी में कहते हैं माँ बाप स्टोर। माँ बाप अपने छोटे छोटे चीजों, बच्चों, मैं देखता हूँ बच्चे सड़क के किनारे बैठ के कुछ ना कुछ लगा के बेचते होते हैं। तो ये समस्या बहुत गंभीर है, मैं आसानी से नहीं ले रहा हूँ। मैं बहुत जानता हूँ जो हिंदुस्तान में खास करके गरीब हमारे लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही है। आपको मालूम है, किसान लोग बेचारे हालों के पास जमीन है कि खेती करते हैं। 4 लाख किसानों ने खुदकशियां कर ली हैं, आत्महत्याएं कर ली हैं, क्योंकि वो इस महंगाई को नहीं हैंडल कर सकते।
तो मेरी पूरी सहानुभूति है सबसे, लेकिन उसका तरीका मैं एक यही बता सकता हूँ, आप सोचें अपने परिवार के लेवल पे कि आप किस तरह से कोई छोटा सा उद्योग, छोटा सा धंधा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं ताकि उसमें आपकी आय आनी शुरू हो जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया भाटिया साहब, आज के इस कार्यक्रम में आपने जुड़ करके हमारे कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव भी है। और आप और कुछ कहना चाह रहे हैं भाटिया साहब, कहें। नहीं, और मैं तो यही कहूंगा कि हर इंसान को, हर परिवार को चाहिए कोई ना कोई छोटा व्यवसाय, छोटा छोटा कारोबार, छोटा छोटा कोई उद्योग घर में पैदा करें। तो यही इन्वेंशन है, यही आविष्कार है। आविष्कार के लिए बड़े बड़े साइंसदान नहीं चाहिए, छोटी छोटी चीजें होती हैं घरों में। जैसे मैंने देखा हरियाणा में महिलाओं ने सोचा अभी ये तो बड़ा मुश्किल काम हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, घर में आटा बेसन पीस करके उसके छोटे छोटे लड्डू बना के बाजार में बेचने शुरू कर दिए। और वो इतने बिजनेस बढ़ गया है कि अब उनको बाई मेल भेजना पड़ता है। लोगों की डिमांड इतनी बढ़ गई। जहाँ के मेला होता है, कोई छोटा मोटा लोग इकट्ठे होते हैं, वो अपनी मिठाई बना के घर से ले जाते हैं, बेच देते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे व्यवसाय जो है ना, धंधे जो है ना, उसी से गुजारा हो सकता है। और ये सब महिलाएं कर रही हैं ये छोटे छोटे काम। दिया सिलाई का काम है, कपड़े छोटे मोटे ठीक करने का काम है। मैं तो सलाह दे रहा हूँ, मेरे मन में जो ख्याल आ रहे, लेकिन ये मैंने टीवी पे देखा था, जो हरियाणा की बहनें हैं। मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी सर आपको। जी कहिए। जी, जैसे सर आपने कहा कि हमें सरकार से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, सरकार से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो सरकार ने भी लोगों से, जिन लोगों के लिए वो शेल्टर या नौकरी नहीं दे सकती है, ऐसे लोगों से उसने टैक्स भी नहीं लेना चाहिए। ऐसे लोगों को कहना चाहिए आप अपने पैसों से, जो आप हमें देते हैं, ठीक है, आप अपने पैसों से, हम आपके लिए वही रेट रखेंगे, वाजिब रेट रखेंगे, और हम आपसे इतना टैक्स नहीं लेंगे। इंडिया गवर्नमेंट जो करती है वो सबसे इक्वल टैक्स ले रही है, लेकिन अगर आप उस टैक्स का यूज कर रहे हैं तो फिर आप उनको रिटर्न में क्यों नहीं देंगे? मेरा यही एक सवाल है। नहीं, आपका बिल्कुल कहना ठीक है। अब वो तो सरकार है, मैं उसके बारे में कह नहीं सकता। क्योंकि अगर यहाँ कुंभ के मेले में आप 400 करोड़ रुपए खर्चा कर सकते हो, आप गुजरात में 3000 करोड़ की मूर्ति लगा सकते हो, और अगर आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते तो ये सरासर आपकी नाकामी है। कोई बेवकूफी होगा जो सोचेगा कि सरकार इसमें सक्षम नहीं है। सरकार के पास जब चुनाव का प्रचार करना होता है, जब होर्डिंग्स लगानी होती है, बड़े बड़े बैनर्स लगाने होते हैं, और एलईडी लगा करके प्रचार करना होता है, सॉरी एलसीडीज लगा करके प्रचार करना होता है, तब उस पे सरकार खर्चा करती है। यहाँ पे असल में सरकारों की मंशा ही नहीं है कि यहाँ के लोग समृद्ध हो जाएं। मैं समझता हूँ आपकी बात। ये बातें हम पूरे साहब से कई बार कर चुके हैं। जी, और ये जो बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ब्रिजेंद्र सिंह जी साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजेंद्र सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा। सुनिए जगदीश जी, मैं बात पूरी नहीं कर पाया, हमारी बहन बात कर रही है, हमसे बात करने दीजिए उनसे पहले। कहिए बहन, कहिए जी, आप कह रहे थे सर, अब मैं सुनूंगी। मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो आपकी बातें हैं बिल्कुल सही है, और ये कई चीजें ऐसी हैं। और देखिए, मैं बाहर बैठा हूँ, सरकार को कि उस नुक्ताचीनी करने का मैं क्या कर सकता हूँ। वो जो सरकारें करती हैं, मैं आपका कहना बिल्कुल, हाँ, मैं आपका कहना बिल्कुल 100%। मैंने आपको जवाब दिया कि सर देखिए, आप वहाँ बाहर से बैठे हैं, आपकी बातें लोग सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी ये लगेगा कि सही में सरकार सक्षम नहीं है, पर सरकार सक्षम है। सरकार के पास फालतू खर्चे बहुत हैं। सरकार लोगों से टैक्स तो जरूर कलेक्ट कर रही है, पर वेलफेयर का काम नहीं करती है। चलिए, वेलफेयर का काम नहीं करती है। दूसरा, सरकार ये चाहती है कि लोग सिर्फ हैंड टू माउथ तक आ जाएं, उनके पास उतना ही पैसा हो जिससे वो 2 वक्त खा सकें। उसके अलावा वो अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, वो गाड़ियां ना खरीदे, वो अच्छे कपड़े ना पहने, वो कुछ भी हैंडल ना कर पाए, जिससे कि सरकार उनके वोट्स आराम से खरीद पाए, क्योंकि सरकार को बड़े अच्छे से पता है। जी, मैं समझता हूँ आपकी बात, और मैं आपसे एकदम सहमत हूँ।
और ये मैं कह रहा था कि और कुरेश साहब से हमारे कई बार बातें हुई हैं कि सबसे जी ज्यादा जरूरी है शिक्षा। शिक्षा जी का हर इंसान को हक होना चाहिए शिक्षा प्रदान करने का। जी जी और मैं तो आज ये इंडिया कहता में हूँ आप देखिए जी स्कूलों के डबल शिफ्ट लगने चाहिए। खाली जी दिन में जी 6-7 घंटे स्कूल चलता है, बाकी बिल्डिंग खाली पड़ी रहती है। यहाँ पर स्कूल जी चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, रात के 10-10 बजे तक बच्चे पढ़ाइयाँ करते हैं। तो उसी यहाँ बिल्डिंग को यूज शिक्षक करके जी कितने सर नए जी सर टीचरों की जॉब मिल सकती है। जी लेकिन अब ये तो मैनेजमेंट की बात है, मैं क्या कह सकता हूँ। ये सर लेकिन पूरी तरीके से देखिए, आज जो भी हालात है भारत में, वो आज के नहीं है, वो कांग्रेस के टाइम से है। कांग्रेस से कहते हैं ना, एक एक पेड़ को अच्छे से हिलाओ 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 और बाद में एक लात मारो तो वो फिर वो पेड़ कितना भी बड़ा हो वो ढह जाता है। तो जी सिस्टम को पूरी तरीके से खोखला कांग्रेस ने किया, और आज उस सिस्टम को पूरी तरीके से गिराने में बीजेपी अपना पूरा पूरा वो क्या जी मतलब पे लगी अब हुई है। हाँ, तो जी हम लोगों जी को, हम भारतीयों को ही समझना होगा कि हमें इसका निदान कैसे निकालना है। जी क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं, ज्यादातर ज्यादा पॉलिटिशियन तो उन्हीं के पिछलग्गू हैं, उन्हीं की चाटुकारिता करने में लगे हुए हैं। एक जी दो राज्य में अगर कोई काम करना भी चाहता है तो उसके ऊपर इतना ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है, या फिर उनको मारने की धमकी दी जाती है। आपने देखा भी कि गोपीनाथ मुंडे को कैसे मार दिया गया। जी 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 उन्होंने जैसे ही ईवीएम की बात रखी, आज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खेल चल रहा है। अमीर लोग अमीर हो रहे हैं और गरीब लोग गरीब हो रहे हैं। गरीब लोगों को इसलिए गरीब रखा जा रहा है क्योंकि उनकी तादाद ज्यादा है। अगर इन जी लोगों को थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए, वो खा ले पी ले अच्छे से, थोड़ा अगर सरप्लस उनके पास हो जाए तो अपने बच्चों को जी पढ़ाएंगे तो उनके बच्चे कल को आकर के क्वेश्चन करेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ। मैं जी एक छोटी सी लड़की हूँ, मैं क्वेश्चन अगर रेज कर रही हूँ, तो अगर मेरे जैसे पूरे इंडिया में 1 करोड़ बच्चे अगर क्वेश्चन करने लग जाए तो फिर तो सरकार का जीना मुश्किल हो जाएगा। जी 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 तो जी यही नहीं चाहती भारत सरकार, और यही नहीं चाहती, इसलिए यहाँ पे गरीबी है। कोरोना, जी लॉकडाउन, ये एक्सक्यूजेस हैं, ये सिर्फ एक्सक्यूजेस हैं। भारत के जी बाहर भी कोरोना है, भारत के बाहर भी लॉकडाउन है, पर फिर भी आप जी कह रहे हैं ना कि $1200 $2000 सरकार दे रही है, तो वो सरकार के पास कहीं खजाना थोड़ी है, कहीं पैसों का पेड़ थोड़ी है। वो वही नहीं पैसे दे रही है जो वो जनता से ली हुई है, जी जी जो जी उसके पास स्टोर है। तो ये पैसे इंडिया के पास भी है। आपको पता है कि पेट्रोल का रेट किसी कंट्री में उतना नहीं है। पेट्रोल 30 रुपए 35 रुपए में खरीद करके आप उसमें 200% टैक्स ले रहे हैं। 30 का आपने 100 रुपए बेचा तो 200% टैक्स हुआ ना। तो जी 200% जी टैक्स में कर क्या रहे हैं? टैक्स जी जी इन रिटर्न हमको मिल क्यों नहीं रहा है? मेरा बस यही क्वेश्चन है। महंगाई, बेरोजगारी या ये सारी समस्या नहीं है, सरकार ऐसा कर क्यों रही है, ये हमारी समस्या है। और जिस दिन इंडिया की जो जनता है वो समझ जाएगी कि ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है। मैनिफेस्टो तो बहुत अच्छा अच्छा लेकर के आती है, पर काम उस पे एक नहीं होता है। ठीक है। जी रुखसा मैं जी, जानता हम हूँ आपके पास फिर से लौटेंगे। हेलो जी रुखसा जी, सर। आपके पास फिर से जी लौटेंगे आप बहुत क्योंकि अच्छी हमारा बातें कार्यक्रम की हैं। आई एम थैंकफुल टू यू, आपने बहुत अच्छा कहा है। लेकिन ये जो बात है, ये उस लोकतंत्र की बात है। जनता को उठना होगा, जनता को अपनी आवाज उठानी होगी और सब यही मिलके। ना सर, हाँ सरकार चाहती ही नहीं है विरोध हो, क्योंकि आज इतनी महंगाई झेलने के बाद, आज इतनी बेरोजगारी झेलने के बाद भी अगर इंडिया में किसी तरीके का विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है तो इसका सिर्फ और सिर्फ रीजन यही है कि सरकार कहीं ना कहीं फ्री में जो चावल और राशन बांट रही है, बस यही है। लोग सोच रहे हैं कि कुछ नहीं कर रही है सरकार, तो मैं फ्री में खाना तो दे रही है, लेकिन उस खाने की क्वालिटी तो देखो। आप देखिए कि वो खा रुखसा आपकी करके बातें जी आ सर, गई है। मैं रुखसा जी आपको रोकना चाहूंगा। रुखसा जी हमारे साथ जी और भी मेहमान है और हमारा कार्यक्रम भी समाप्ति की ओर है। जी सर विजन जी सिंह जी भी जुड़े मैं हुए हैं, अब उनका बहुत आपका स्वागत है। सबका ये दर्द समझता हूँ और मुझे पूरी सहानुभूति है। तो मैं तो ये एक विचार दे रहा था कि कैसे लोग, जैसे हरियाणा में मैंने एक टीवी देखा, किस तरह से लोग जी अपने छोटे छोटे ऐसे व्यवसाय घर में बना के तो आय उनकी आती है, कैसे वो फायदा उठा रहे हैं सिचुएशन का। जी यही जी मेरा पॉइंट था कि बाकी मेरा जो आपका कहना है जो सरकार कर रही है वो तो मैं सुनता हूँ, आप जैसे कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मुझे भी बहुत दुख लगता है सुन के ऐसी बातें, कि हमारे देश के लोग इस तरह से पिसे जा रहे हैं। यही बात हम पहले भी कर चुके हैं शिक्षा के बारे में, कुरैश साहब के साथ, सिंह साहब के साथ, दाऊजी साहब के साथ, कि शिक्षा की कमी है, शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब ये सरकारें क्या करती हैं,
कहना मुश्किल है। आपका कहना जी बिल्कुल 100% ठीक है। जी जी भाटिया साहब बहुत शुक्रिया, रूपसा जी बहुत आपका शुक्रिया। ब्रिजन सिंह साहब अपनी प्रतिक्रिया हमें दें, क्योंकि आज महंगाई और महिलाओं को लेकर हम लोगों ने बहुत संजीदा से चर्चा की है। वो लास्ट कमेंट के रूप में ही आपके पास जाना चाहेंगे कि हमारे जो भारत में जो महिला समाज है, जो घर और परिवार को चलाती हैं, और इस कोरोना काल में महंगाई को लेकर महिलाएं जो है परिवार को चलाने में बहुत जद्दोजहद कर रही हैं। लास्ट कमेंट आपका। जगदीश जी, बहुत दिलचस्प आपका बातचीत हो रही है, और मैंने भाटिया जी को भी सुना और सिस्टर रूपसा को भी सुना। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी नई पीढ़ी में बड़े क्रांतिकारी और समझदार लोग हम लोगों से कहीं ज्यादा आगे पैदा हो रहे हैं। इसलिए आशा की किरण ही नहीं, हमें विश्वास पैदा हो रहा है कि एक परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन होगा। अभी हमारे भाटिया जी असल में अमेरिका में रहते हैं, तो थोड़ा सा भारतीय हालात से थोड़ा सा दूर हो गए हैं। ये हो सकता है कि उनको, दूसरी बात वो पंजाब के हैं जो बड़ी प्रगतिशील धरती है, जो कि इंडिया से थोड़ा सा अलग हटके है, और बड़ी क्रांतिकारी विचार जिस धरती ने दिए हैं। लेकिन जो भाटिया जी ने बात कही, हमारी जो समस्याएं हैं, चाहे वो गरीबी की हो, अशिक्षा की हो, दरिद्रता की हो, ये समस्याएं बनाई हुई, क्रिएट की हुई समस्याएं हैं। हमारे सत्ताधारी शासक वर्ग ने, जो जातिवादी भी है, सांप्रदायिक भी है और भ्रष्ट भी है, तो ये जो समस्याएं उनकी बनाई हुई हैं, वो आम जनता को इस हालत में रखना चाहते हैं कि इतना दरिद्र हो जाए कि वो विरोध भी न कर पाए। वरना ये कैसे संभव है कि आज के आईटी युग में, कंप्यूटर के युग में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, उनको ये भी पता ना हो कि गरीबी को कैसे खत्म किया जाए। हमारी शिक्षा के बारे में मैं बता रहा हूं आपको, जैसे व्यापार के बारे में कहा, व्यापार करना चाहिए। व्यापार युग युग से बंद कर रखा है लेबर क्लास के लिए। हमारे एक अमेरिका के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ओवेन लिंच, उन्होंने आगरा के शेड्यूल कास्ट के ऊपर रिसर्च किया था। बहुत बड़ी फेमस किताब है उनकी, पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी। उन्होंने ये बताया कि आज से मुश्किल से 100 साल पहले का उन्होंने दृष्टांत दिया था कि एक लड़के ने खोमचा लगा लिया था सिर्फ, और बिजनेस वगैरह तो छोड़ दीजिए। तो आगरा शहर, जो कभी मुगलों की राजधानी सैकड़ों साल रहा है, उसमें उसको पीट पीट करके मार दिया था। ये 1920 के आसपास की बात है, पीट पीट करके मार दिया था। भाटिया साहब जानते होंगे कि भारतवर्ष में जो बिजनेस है वो एक जाति विशेष के हाथ में है, और उनके ये इंटरेस्ट है कि वो बिजनेस आम लोगों के हाथ में न चला जाए। मैं छोटे छोटे बिजनेस की बात करता हूँ। चलो खैर, छोटे हो या बड़े हो, वो इंटर रिलेटेड है, चीजें जुड़ी हुई हैं। तो मतलब शिक्षा से, व्यापार से तो बाहर रखा ही गया है। आज हम बड़ी पोजीशन पे भी पहुंचते हैं, हमारे दिमाग में आती है, पैसा होता है कि यार इसको, पूंजी को भी ना लगा दें। हमारे तो युग युग में किसी ने नहीं व्यापार किया है, कहीं ये भी ना चला जाए। शिक्षा के बारे में मैं ये कहूंगा आपसे कि जिस देश में धर्म, हमारी जो बीमारी है वो बड़ी भयानक बीमारी है, वो व्यवस्था से जुड़ी हुई है, जिसे वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं। आजकल लोग उसे हिंदुत्व कह रहे हैं, जिसमें कि कारीगर, मजदूर और किसान के लिए भी, खाली किसान के लिए ही नहीं है, खाली मजदूर के लिए नहीं है, किसान के लिए, कि किसान को शूद्र कहा है, उसमें चलता फिरता कब्रिस्तान है, इसको पढ़ने लिखने नहीं देना चाहिए। और अगर कहीं से पढ़ लिख ले, अगर बराबर की बात करने लगे, इसकी पिछाड़ी काट दो अगर बगल में बैठना चाहता है। और अगर कहीं ज्ञान को रट ले, सुन ले, तो इसकी बोटियां काट के फेंक दो, टुकड़े टुकड़े कर दो। ये ऐसे आतंकवादी व्यवस्था, धर्म के नाम पर जो चीजें हजारों साल तक चलती नहीं है, वो इतनी जल्दी खत्म तो नहीं हो सकती थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वही लोग जिन्होंने ये चलाया है, आज वो धर्म के नाम पर फिर उनको बैकडोर से उन्हीं चीजों को लाना चाहते हैं। तो किस तरह से लोग गरीबी की, दरिद्रता के शिकार हो रहे हैं, ये बड़ी भयानक समस्या है। लेकिन हमको ये समझ लेना चाहिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम अपने को योग्य बनाएं, और योग्य बना करके सत्ता को अपने हाथ में लें। जिन लोगों ने आपका सर्वनाश किया है, उनसे ये उम्मीद आप करें कि आपके हालात सुधर जाएंगे, तो कोई मूर्ख ही कर सकता है, समझदार आदमी नहीं करेगा। आज जो बैकवर्ड क्लास है हमारे देश में, मंडल कमीशन उनको उनके अधिकार दिलाना चाह रहा था, और इस देश में बड़ा तूफान खड़ा हो गया था। जिस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वो 52% हुआ करते थे, उनको 27% आरक्षण की बात कही। मिला तो खैर कुछ नहीं है,
लेकिन लोगों ने आत्मदाह करना शुरू कर दिया था इतने पर। आप लोगों को मुझसे ज्यादा मालूम है कि इस देश की ये जो बीमारी है इतनी सामने नहीं है सीधी सीधी कि इसका समाधान हो जाए। तो जो मानसिकता है वो बदले कैसे, वो धर्म से जुड़ी हुई है और उसको वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, हिंदुत्व कह रहे हैं। तो एक सामाजिक आंदोलन जब तक नहीं चलाया जाता, तो बाबा साहब ने दो बातें कही। एक तो अपने को इस लायक बनाइए, नालायक मत रहिए, क्योंकि नालायक होकर के अगर आप सत्ता में आ गए तो आप इनसे बड़ा भ्रष्टाचार शुरू कर देंगे, देश को लूट खसोट में जरा भी पीछे नहीं रहेंगे। अपने को चरित्र और ज्ञान दो बहुत बड़ी शक्तियां होती हैं, लेकिन चरित्र और ज्ञान से भी बढ़कर के सबसे बड़ी शक्ति होती है आदमी की सोच, और वो सोच जो है वो आदमी की शिक्षा देती है, व्यवस्था देती है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये समस्याएं जो उपदेशों से समाधान होने वाली नहीं है, बीमारी को गहराई से समझा जाए, उसका विश्लेषण किया जाए, उसकी डायग्नोसिस की जाए और एक कार्यकर्ताओं की फौज तैयार की जाए जो कि प्रचार तंत्र से अपने को बचाए और अपने को सही रास्ते पर लगाए रहे। ये काम दुर्भाग्य से हमारे जनप्रतिनिधियों का है, लेकिन मैं देखता हूं कि हालत ये है कि हम अपने लोगों को सावधान करने में सफल नहीं हुए हैं। वरना जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो सबसे ज्यादा बैकवर्ड क्लास के लोग चढ़े हुए थे उस पर, वो लोग किसान मजदूर चढ़े हुए थे जिन लोगों को चलता फिरता कब्रिस्तान कहा है। तो वो साबित कर रहे थे कि सचमुच कब्रिस्तान अभी भी बने हुए हैं। I totally agree with you, sir. हमारे पढ़े लिखे लोगों के ऊपर विशेष रूप से बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि वो आगे आए, एक संगठित शक्ति का निर्माण करें। कैडर बिल्डिंग जो काशीराम ने थोड़ा सा प्राइमरी वर्क शुरू किया था उसको आगे बढ़ाएं, क्वालिटी इसकी इंप्रूव करें। और ऐसा नहीं है आप 90% लोग सफर कर रहे हैं। आज मुसलमान कहता है कि हमारे साथ लिंचिंग हो रही है, हमारी हमको इस तरह कर रहे हैं। आज किसान लोग कह रहे हैं कि हमको मारा जा रहा है। अरे भाई, कौन बचा हुआ है जिसके साथ न्याय किया जा रहा है? और राज्य की समस्या, सरकार की समस्या न्याय देने की समस्या होती है। वही एक चीज है जो कि लोगों को नहीं मिल रही है। और आप 90% हैं, 90% होकर के आप अपने बंधनों को नहीं तोड़ पा रहे। इसका मतलब है कि हम स्वार्थ में डूबे हुए हैं, स्वयं नालायक हो चुके हैं। अगर हम परमार्थ की भावना पैदा नहीं करते, जो संतों ने कहा है, कबीर का मैं वो याद आ रहा है मुझे एक दोहा कि वृक्ष कबो नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। और एक और है कि अकल बड़ी उपकार कर जीवन का फल ये है, हाड़ बड़ा हर भजन कर और द्रव्य बड़ा कुछ दे, अकल बड़ी उपकार कर जीवन का फल ये। अब हमारे लोगों पे सत्ता हाथ में आ जाती है तो अपने लोगों का ही व्यापार शुरू कर देते हैं। आजकल एक पार्टी ब्राह्मण आंदोलन चला रही है, ब्राह्मणों को संगठित कर रही है। अरे भैया, तुम क्या संगठित करोगे यार, वो पहले से संगठित है, तुम अपनी चिंता कर लो। ये बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे ये काम किए जा रहे हैं। तो ये आप लोगों की भैया नौजवान है हमारे, हमको तो बड़ी खुशी होती है। सिस्टर रूपसा से हमने जब सुना तो हमको बहुत खुशी हो रही है कि भाई ऐसे लोगों की, हमारे भाग्य में तो यही है कि ऐसे लोगों की कुछ मदद की जाए, कुछ मार्गदर्शन किया जाए। इतना हम कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे जीवन का मिशन होना चाहिए। ये मात्र डिस्कशन यही कमी है सर। यही आप जो सोच रखते हैं, इसी सोच की कमी के कारण आज हम लोगों को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं। लोग अपने अपने में ज्यादा लगे हुए हैं। वो ऐसा बनाया गया है, ठोक पीट करके उनको बनाया गया है। लेकिन अब हम रोने से काम नहीं चलेगा ना, हमको नहीं, तो रोना नहीं सर जी, हमें स्वयं अपने को जगाना पड़ेगा। और अपने जो लोग अर्ध जागृत हैं वो लोगों को जगाएं और अपने भाइयों को जगाएं। तो ये जो मजदूरों को, जिनको किसानों को, जिनको ये लोग कब्रिस्तान समझते हैं, जिनको चलता फिरता शमशान समझते हैं, इनकी एटीट्यूड हम ही लोग बदलेंगे इनको। वरना तो ये दुनिया से जुड़े हुए हैं। ये क्या अमेरिका में दिखाई नहीं दे रहा है, रूस में दिखाई नहीं दे रहा है, चीन में दिखाई नहीं दे रहा, क्या हो रहा है? हमारे समाज में सर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर उस तो आप जो नरभक्षी हो चुके हैं उनको या तो पिंजड़े में रखो या सुधारो उन्हें, ट्रेनिंग दे करके। लेकिन ये काम हम ही को करना है। अब ये कहीं उम्मीद ना लगाएं कि सरकार करेंगी। अरे सरकार हम ही है भाई, 90% हम है। संविधान, डेमोक्रेसी में संविधान आपको हक दे रहा है पूरा वोट का। जब वोट की शक्ति से आपको चुनना है प्रधानमंत्री, तो आप अपना आदमी चुनिए, कौन मना कर रहा है आपसे? मगर ये जागृति जब तक नहीं होगी, जब तक जागृति नहीं होगी, अपनी शक्तियों को आदमी नहीं पहचानेगा, तब तक परिवर्तन कोई होने वाला नहीं। यहाँ बुद्ध जैसे, यहाँ बाबा साहब जैसे, यहाँ साहब जैसे पागल होना पड़ेगा।
बहुत शुक्रिया रूपसा जी और ब्रिजेंद्र सिंह साहब। मैं आज के इस कार्यक्रम को अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में ब्रिजेंद्र सिंह जी को और भाटिया जी को लिया था, क्योंकि हम लोगों ने विस्तार से इस कार्यक्रम को विस्तार से बातें आज रखी है और आज के इस कार्यक्रम को हम अंतिम रूप के ऊपर ले जाना चाहेंगे। ममता खरे जो जमशेदपुर झारखंड से जुड़ी हुई है। ममता जी, जैसा कि अभी लास्ट कमेंट के रूप में भाटिया साहब ने और ब्रिजेंद्र सिंह साहब ने और रूपसा जी ने कहा है, इस संदर्भ में लास्ट में आप 1 मिनट में अपनी बात रखें और आज के इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करेंगे, क्योंकि हमारा जो विषय था वो भारत की महंगाई पर महिलाओं के ऊपर में कितना असर था, ये विषय था हमारा। मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ जी। जो सिंह साहब ने कहा, ब्रिजेंद्र सिंह जी ने, उसमें हमारा क्या कमी है कि हम खुद डिवाइडेड हैं, खुद बटे हुए हैं आपस में। चाहे हम लोग डिवाइडेड नहीं है साहब, आपको गलतफहमी है। खुद डिवाइडेड नहीं है। इस जातिवाद ने 3000 जातियों में मजदूरों को और 3500 जातियों में बैकवर्ड को बांट रखा है, बटे नहीं है। तो फिर मजदूरों को ये समझना चाहिए ना कि हम बटे हुए हैं। हम अभियान चलाया उनके पास शिक्षा होगी तो समझेंगे। नहीं, अभियान चलाया जाना चाहिए। तो पढ़े लिखे हैं, रिजर्वेशन से एक रिजर्वेशन से ही एक मध्यम वर्ग पैदा हो गया है दलितों में भी। कौन उन्हें रोक रहा है कि वो अपने भाइयों को न जगाएं? वही ना, फिर वही तो कह रहा हूँ मैं कि यूनाइटेड होने की जरूरत है ना, संगठन होने की। इस विषय पे हम और टॉपिक पे आएंगे। बहरहाल हम मेरी अपील यही है कि ये हम कल का टॉपिक रखें और इस पे डिस्कशन करें। तो रूपसा जी, आपने अपने कैमरे को खोल दिया होता, कम से कम दर्शन भी कर लिए होते हमने आपके। जी सर, आपने मुझे देखा हुआ है, मैंने बहुत बार आप लोगों के प्रोग्राम्स अटेंड किए हुए हैं। दिस इज बहुत खुशी हो रही है। ऐसे आप जैसे क्रांतिकारी वर्ग बच्चों की जरूरत है हम लोग। जी सर, हम लोग कुछ करना चाहते हैं इस कार्य में मदद करना चाहते हैं हम लोग। जी, मैं खुद करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जी एक बात और कहना चाहता हूँ। जिस शिक्षा की बात सिंह साहब कर रहे हैं, आप कह रही हैं, हम स्कूली शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। स्कूलों से क्या पढ़ेंगे? कविता पढ़ लेंगे, लिखना पढ़ना सीख लेंगे, लेकिन जो विचारधारा है ना आपकी, उसको चेंज करना है। वो आपको अपने आप से चेंज करना होगा, अपने माँ बाप से चेंज करना होगा, अपने समाज में से बैठ के चेंज करना होगा। उसके लिए कोई स्कूली शिक्षा की जरूरत नहीं होती, जैसे आप कह रही हैं। इसको संस्कार बदलने होंगे। मैं स्कूली शिक्षा की ओर फिर से नहीं जा रही हूँ सर। मेरा कहना बस यही है कि ये जो शिक्षा है, चलिए ये नदारत थी हमारे लोगों को और हमारे माँ बाप नहीं पढ़ पाए, और लेकिन आजकल के बच्चों को अगर सीखना है तो उनको शिक्षा बहुत जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं नहीं कह रहा नहीं जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, लेकिन जो आप बातें कर रही हैं, इन बातों के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास स्कूल की डिग्री हो। That's what I'm trying to कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भाटिया साहब, मैं निवेदन करूं, देखिए आपका कहना बिल्कुल सही है। वो रूपसा जी इसे समझ नहीं रही है। वो जो आपका कहना है कि हमको अपने आंदोलन के बारे में, फूले अम्बेडकर आंदोलन के बारे में, प्रगतिशील शक्ति आंदोलनों के बारे में हमें शिक्षा से जानकारी होनी चाहिए। वो कोई स्कूल नहीं देगा, हमको खुद ही देनी पड़ेगी। वो देगा ही नहीं। इंडिया में तो स्कूल दे ही नहीं सकते। रूपसा जी, मैं आज के आप हमारा जो समय है यही इजाजत नहीं देता है। मैं आज के इस कार्यक्रम में जुड़े सभी मेहमानों का, ब्रिजेंद्र सिंह जी का, भाटिया जी का, जमशेदपुर टाटा से ममता जी का, अवध लाल सत्तामी आसाम से, और नमिता जी का, दाऊ नंद कुमार बघेल जी छत्तीसगढ़ से, जो मुख्यमंत्री के पिताजी, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दे करके हमारे इस कार्यक्रम की महत्ता को और खास डिस्कस को उन्होंने अपने विचार साझा की। मैं सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कल हम फिर से आज 8 बजे इसी समय जुड़ेंगे। तब तक के लिए हम आप सब लोगों से इजाजत चाहते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय छत्तीसगढ़, जय झारखंड। थैंक यू।